हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हिंदी की क्लास नंबर 28 पे मैं अनिल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रत्यय, जिसको हम अंग्रेजी में सुफिक्स कहा करते हैं। देखो, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा उपसर्ग। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रत्यय। वैसे अगर हम बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय एक ही चैप्टर के अंडर आता है, बट हमने इनको अलग अलग करके पढ़ा। अगर आपको उपसर्ग बहुत बढ़िया से समझ आ चुके हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रत्यय कुछ ही टाइम में आप आराम से समझ जाओगे। तो चलते हैं, अब हम अपने आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नीव इंस्टीट्यूट ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। मतलब कि आप इंस्टीट्यूट में आके अपनी क्लासेस लगा सकते हो या फिर ऑनलाइन घर बैठे ही आप अपनी क्लासेस को देख सकते हो। अभी जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है इसमें आपको 1 वीक डेमो फ्री दिया जाता है, मतलब 7 दिन आपको फ्री पढ़ाया जाता है। अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिएगा। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप हमारा कोर्स कोई लेना चाहते हो, जैसे अभी एचपी पुलिस चल रहा है या फिर अभी जेओआईटी पोस्ट कोड 939 आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस ओनली और ओनली 1999 रुपीज हमें पे करना होगा और आप पूरी क्लासेस अपने घर बैठे देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना फोन उठाएं, गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, उसमें नीव इंस्टीट्यूट सर्च करें, वहां पे इस तरह की एप्लीकेशंस आएगी, इसको देखते ही इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, ये जो नंबर यहां पे लिखा है 9459802085, इसके ऊपर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। तो चलते हैं, आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय या फिर सुफिक्स। वेरी गुड इवनिंग कमल चंदेल, मनीषा शर्मा, रजत ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। तो चलते हैं, आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा से, सिंपल मेथड, सिंपल अप्रोचेस से हम अपने हिंदी के सिलेबस को एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। आज 28वीं क्लास है हिंदी की, तो बस कुछ एक ही हमारे लेक्चर्स बचे हुए हैं, उसके बाद आपकी जो हिंदी है वो बिल्कुल हाँ परफेक्ट हो जाएगी। परफेक्ट इन द सेंस कि जो आपको चाहिए उससे। देखो, आपके 16 क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, तो वो आपके 16 के 16 यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि आपको वो सारे के सारे मिले। तो वो तभी मिलेंगे जब आपकी तरफ से भी बढ़िया रेगुलरिटी से काम होगा। जो हम यहां से करवा रहे हैं उससे अधिक अगर आप मेहनत करोगे तो ये पक्की बात है 16 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो चलते हैं, अब आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय या फिर हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, सुफिक्सेस। ठीक है ना, या सुफिक्स आप कह सकते हो उसको, नॉर्मल। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम प्रत्ययों का जो संधि विच्छेद है, प्रत्ययों का जो संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। बोला प्रति जमा अयो, प्रति जमा अयो। बोला क्या, बोला प्रति का अर्थ यहां पे हो जाता है शब्द के साथ पर बाद में, मतलब कि जो शब्द होगा मूल। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है, प्रति का अर्थ यहां पे क्या है, शब्द के साथ पर बाद में। ठीक है, इतना लिख लिया। और अयो का मतलब होता है लगने वाला, मतलब कि शब्द के बाद जो लगने वाला हमारे पास कोई अक्षर या शब्दांश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहा करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जानना है, आगे बढ़िएगा। अब यहां पे अच्छे से आप इस परिभाषा को देखिएगा, सब कुछ इजी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो, यहां पे क्या लिखा गया है, बेशब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर। देखो, हम शब्दांश किसे कहा कर रहे हैं यहां पे, जो अक्षर, कोई एक अक्षर, जैसे अ हो गया, आ हो गया, समझ रहे हो ना इसको, इस तरीके जो अक्षर है, बोला गया वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, कितना आसान भाषा में प्रत्यय समझ आ गया ना, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, बट भाई प्रत्यय करने के लिए कंडीशंस हैं, प्रत्यय की भी एक कंडीशंस है कि प्रत्यय जब हम निकालते हैं किसी शब्द से, जैसे यहां पे आपको एग्जांपल भी देके रखे हैं। यहां पे एक एक आपका यहां पे क्या है, एक शब्द है, नाम है सामाजिक। तो आपसे यहां पे ये सही पूछा जाएगा पेपर में कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो देखो, यहां पे क्या होगा कि जो अंत में जुड़ा है, देखो हम यहां पे अंत से क्या निकाल सकते हैं, इक।
फिर हमें यहाँ पे जो बाकी पीछे बचता है ना, वो चेक करना है। जैसे यहाँ पे क्या बचा, बाकी बाकी यहाँ पे बचा पीछे समाज। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो अंत में, ये जो पहला हमारा जो स्टार्टिंग में कुछ बचा, मूल शब्द जो बचा, उसका क्या कोई अर्थ है या नहीं है। अगर अर्थ है तब तो आपका निकाला गया प्रत्यय बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो मतलब आपका प्रत्यय जो है वो गलत है। टॉपिक समझे या नहीं? सिंपल सी बात यहां पे वही है जो आपने उपसर्ग में देखी, बट उपसर्ग में जो शब्द था, उपसर्ग में जो शब्द या अक्षर था वो स्टार्टिंग में जुड़ा करता था, और यहां पे जो अक्षर या शब्दांश है वो अंत में जुड़ा करेगा। क्लियर है? पर ऐसा नहीं कि इतना सा ही डिफरेंस है, और भी इसमें डिफरेंस चलते हैं। आपने क्या पढ़ा था उपसर्ग में? उपसर्ग हिंदी भाषा में किस या कितने उपसर्ग यहां पे प्रचलित है? क्लियर है? कितने प्रकार के यहां पे उपसर्ग प्रचलित है? तो हमने अब देखा था, वहां पे संस्कृत के उपसर्ग देखे थे, हिंदी के उपसर्ग देखे थे, उर्दू फारसी इस तरीके के भी हमने वहां पे उपसर्ग देखे थे। तो भैया यहां पे बाकी हम बात करें तो बाकी हमारी यहां पे चीजें बिल्कुल भिन्न या अलग होंगी, वो यहां पे देखते चलते हैं। देखो, तो यहां पे हमने बात करी प्रत्यय क्या है, परिभाषा के तहत बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अब हमें यहां पे क्या देखना था कि इसके जो उदाहरण है वो क्या है। जैसे हम बात करें समाज प्लस इक, तो समाज जो है एक मूल शब्द है, एक मूल शब्द है। मूल का मतलब होता है कि ये मेन यही शब्द है। उसके बाद अगर हम बात करें इक, तो ये यहां पे प्रत्यय है। तो जब समाज को प्रत्यय के साथ जोड़ा गया तो बाद में ये क्या बन गया, सामाजिक। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसी तरीके से सुगंध, सुगंध की बात करी जाए तो ये भी आपका क्या है, एक मूल शब्द है, और इसके साथ जो प्रत्यय जुड़ जाता है इत, तो ये बन जाता है सुगंधित। भूलना प्लस अकड़, तो देखो भूलना एक अलग अलग हमारे पास शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ अलग निकलता है, बट इसके साथ जब हम अकड़ लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भूलक्कड़। समझ रहे हो इसको? जो भूल जाता है उसे क्या बोल जाता है, भूलक्कड़। ठीक है ना? और भूलना तो खुद में ही एक सार्थक शब्द है ना। तो भैया ये क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये प्रत्यय रहते हैं। आगे बढ़िएगा, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रत्ययों के दो प्रकार हैं, या हम बात करें प्रत्ययों के कितने प्रकार हैं। जैसे लिखा था ना, उपसर्ग के प्रकार लिखे थे, उपसर्ग के प्रकार लिखे थे। उपसर्ग में क्या कहा था, मेनली यहां पे हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग यूज होते हैं, जिनमें से संस्कृत के कितने उपसर्ग थे? आप में से कोई भी स्टूडेंट भाई आंसर नहीं कर रहा है। संस्कृत के 22 उपसर्ग थे, हिंदी के 13 उपसर्ग थे, और उर्दू और फारसी के कितने उपसर्ग थे, 19। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तब मैं यहां पे इन चीजों को बोल रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही भाई प्रत्ययों के बारे में हम बात करें तो प्रत्ययों के कितने प्रकार हैं, या प्रत्ययों के भेद कितने हैं। ध्यान रखियो, प्रत्ययों के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित। तदित प्रत्यय यहां पे रहता है। देखो, ये जो तदित है ना, इसको कैसे लिखा जाता है, तो उसके बाद आधा द दबात है, उसके बाद यहां पे दी और तदित। तो यहां से हम क्या समझे, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई ऐसा शब्द लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से जिसके पांव में कुछ आधा सा शब्द लिखा हो, आधा सा वर्ण लिखा गया हो, इसका मतलब होता है जो पूरा वर्ण लिखा गया था, पूरा वर्ण क्या है, दो, वो आधा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे वही बात हो रही है कि जो तदित प्रत्यय है वो इस तरीके से मूल रूप से लिखा जाता है। ठीक है ना? हाँ, हम हमेशा समझते हैं ना, जैसे हम यहां पे लिखे दोबारा, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, दोबारा। ठीक है, दोबारा ऐसे लिखते हैं ना, बट यहां पे रियलिटी में दोबारा कैसे पढ़ेगा, दो आधा है और रा, दोबारा ऐसे पढ़ता है। क्लियर है ना? उसके द्वारा ये काम किया गया। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमने पहले भी इन चीजों के ऊपर काम किया है। तो देखो, हमारे हिंदी व्याकरण में बोला गया प्रत्ययों की बात कैसे करी गई है, बोला ये दो प्रकार के प्रत्यय है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अच्छा लेवल का कोई एग्जाम आता है तो उसमें भाई यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम यहां पे देखते हैं। पहले हम पहचान कर लेते हैं कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है और तदित प्रत्यय किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, कृत प्रत्यय बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब कुछ समझ आ जाएगा, और यकीन रखो उपसर्ग और प्रत्यय से किसी न किसी एग्जाम में पक्का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। चलेगा, कृत प्रत्यय की बात करते हैं, पढ़ना, इसकी परिभाषा पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। कृत प्रत्यय बे प्रत्यय जो धातुओं का मतलब होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड अंग्रेजी में आप ना धातुओं को क्या बोलते हो, रूट वर्ड। ठीक है ना? जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप
है ना, मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत कहलाते हैं या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी कहानी है, मैं आपको समझाता हूं इसने क्या बोल दिया। क्रिया, पहले तो आप इस टर्म को समझो, क्रिया क्या होती है। क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या है, जो किसी काम का पता लगाए या किसी काम का यहां पे जानकारी दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे बोलते हैं ना वर्ब, वर्ब को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया। तो वर्ब क्या करती है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसी कार्य को रिप्रेजेंट करती है, किसी, है ना, काम को दर्शाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया। तो यहां पे क्या कहा गया, कृत्यो प्रत्यय या कृत प्रत्यय वे प्रत्यय है जो धातु अर्थात क्रियापद के मूल रूप, क्रियापद का मूल रूप जैसे हो गया काम, मैंने लिखा यहां पे काम, काम, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, काम से आप क्या लिख सकते हो, कमाई, समझ रहे हो। तो इसका जो हमारा रूट वर्ड आ गया वो काम आ गया, और इससे बहुत सारे अनेक आपके क्या बन सकते हैं, आपके शब्द बन सकते हैं। जैसे मैं आपको और यहां पे लिख लिख के दूं, जैसे मैंने लिखा पढ़, पढ़ जो है ये क्या है, एक रूट वर्ड है, और आप इससे क्या बना सकते हो, पढ़ना, उसके बाद पढ़ाई, ठीक है ना, उसके बाद समझ रहे हो ना। तो मतलब ये इस चीज की बात करता है, ये रूट वर्ड्स, ठीक है ना। तो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत्यो या कृत प्रत्यय कहते हैं। अब लास्ट जो लाइन लिखी है वो भी आपको यहां पे अच्छे से पढ़नी है। कृत प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। मतलब अगर कृत हमारा प्रत्यय यहां पे यूज हो रहा है, तो उससे जो बन के जो हमारे यहां पे शब्द हैं, उनको हम यहां पे क्या कहा करेंगे, कृदंत शब्द कहा करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं अब अच्छे से, देखना इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ आएगा। लिख, लिख क्या है, एक क्रिया है, क्रिया का मूल रूप है। लिख एक क्रिया का मूल रूप है। देखो पता है, आपको पता है लिख से क्या बन सकता है, लिख से बन सकता है लेखक, लिख से आपका बन सकता है लिखना, ठीक है ना। तो देखो लिख से बहुत सारी चीजें बन सकती है, बहुत सारे हमारे शब्द बन सकते हैं ना, बट मेनली रूट वर्ड, मेनली जो क्रिया का मूल रूप है वो कौन है, लिख, ठीक है। तो बोला कि देखो लिख, लिख के साथ अगर हम कोई प्रत्यय यूज करते हैं, तो उस टाइम जो हमारा प्रत्यय आता है उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। मतलब सिंपल सी बात ये है, आपको पहचान करनी है कि यहां पे क्रिया है या आपके पास कोई और चीज इसके साथ जुड़ रही है। मतलब मूल जो हमारा शब्द होगा उसमें आपको पहचान करने पड़ेगी कि इसमें क्रिया है या कुछ और। अगर क्रिया हुई तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो कृत प्रत्यय कहलाया जाएगा। टॉपिक क्लियर है या नहीं। बाई ई एस यहां पे इतना सा लिखने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा, अगर क्लियर है तो बाई ई एस आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद देखो, अब मैंने पहले ही आपको ये चीज देखो, हर छोटी चीज हम यहां पे पकड़ते हैं ना। जैसे हमने बात करी क्रिया क्या होती है ना, क्रिया क्या होती है, जिससे किसी के काम करने का पता चलता हो, जिससे एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसी को क्रिया कहा जाता है ना। तो लिख, लिखना एक क्या है, एक काम ही है ना। उसके बाद लिखा है लूट, लूट, है ना। तो देखो ये जो लूट है ये भी आपके पास क्या है, एक तरह का आपके पास क्रिया ही है। अगर हम यहां पे एरा लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लुटेरा। तो देखना, अगर क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय यहां पे कहा करते हैं। वेरी गुड मनीषा रजत ठाकुर, ओके है, मोनिका चौधरी बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, कतर प्लस नी, कतर प्लस नी। देखो कतर, कतर एक शब्द है, और कतर को हम कैसे हम जान सकते हैं कि ये क्रिया है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये कुछ और है, ठीक है। देखो कतर का मतलब होता है क्या, काटना। कतर का मतलब होता है काटना। तो काटना, किसी चीज को काटना भी तो काम ही है। कपड़ा काट रहे हो तो वो काम ही है ना। तो भाई ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो चीज काम को दर्शाती है वही यहां पे क्या है, कार्य है। उसके बाद देखो, इसके साथ हमने एक प्रत्यय यूज कर लिया, और उसके बाद ये बन गया कतरनी, कतरनी। कतरनी का मतलब होता है काटने वाला यंत्र, जैसे कैंची, कैंची को हम बोल सकते हैं कतरनी। समझ गए ना इस चीज को। तो भैया ये है यहां पे कृत प्रत्यय, और मैं यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको कृत प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बढ़िया से इस चीज के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, बस थोड़ा देर वेट करिएगा, तदित प्रत्यय को पढ़ाने दो, फिर ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। चलिएगा, तदित प्रत्यय पढ़िएगा, तदित प्रत्यय पढ़िएगा। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त, जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण
आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी बात यहां पे इसने क्या कह दी, देखो इसने बहुत बड़ी बात कह दी। बोला क्या बोला कि बोला क्रिया को छोड़ दो। एक बार आप क्रिया को छोड़ दो, मतलब वर्ब को छोड़ दो, वर्ब के अलावा अगर संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए या विशेषण आ जाए, अगर इन सब के साथ अगर आप प्रत्यय यूज करते हो तो उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। बस ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। सभी बताइए परिभाषा समझ आई है नहीं? तद्धित प्रत्ययों की परिभाषा सबको समझ आई है नहीं भाई? जल्दी बताइएगा। तद्धित प्रत्ययों की परिभाषा सबको समझ आई या नहीं? जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। नहीं आई? देखो मैंने यहां पे क्या बताया, मैं आपको फिर से समझाता हूं। पहले हम क्या देख रहे थे? पहले हम जो मूल शब्द था, जैसे यहां पे जो शब्द था उसको चेक कर रहे थे, क्या यहां पे क्रिया है, क्या यहां पे क्रिया है? अगर क्रिया होती और उसके बाद प्रत्यय जोड़ा जाता तो बनता वो कृत प्रत्यय। बट क्रिया के अलावा जैसे संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अगर उनमें से कोई शब्द मिलता है और उसके साथ प्रत्यय यूज किया जाता है तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जो हमने यहां पे लिखा है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हल्का सा बात करेंगे, बाद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम चैप्टर वाइज काम कर रहे हैं। आज हमारा ये 5वां चैप्टर चल रहा है हिंदी का, ठीक है? तो देखो संज्ञा की बात कर रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है ना, वो किसी चीज का भी नाम हो सकता है, जाति का नाम हो सकता है, ठीक है? किसी लिंग है ना की बात करी जा सकती है, जाति, स्थान, है ना, ये जो सब कुछ है ये क्या है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम। जैसे मैं यहां पे बोलूं नीव इंस्टीट्यूट, तो ये क्या है? नीव इंस्टीट्यूट क्या बन गई? वो संज्ञा है। या फिर मैं बोलूं मुंबई क्या है? संज्ञा है। समझ रहे हो इसको? या फिर मैं बोलूं यहां पे मैं बोलूं देवता भी एक तरह से क्या है? ये देवी, मैं बोलूं देवी, तो देवी भी क्या है? एक संज्ञा है। वो भाई किसी जाति का वर्णन कर रहा है, देवी किसी जाति का वर्णन कर रहा है ना, तो वो क्या है? एक संज्ञा है। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम में क्या आ जाएगा? बोला जो नाम को रिप्रेजेंट करे उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है? बोला गया नीव इंस्टीट्यूट 7 दिन का डेमो फ्री देता है। मैं यहां पे एक वाक्य बोल रहा हूं, देखना, नीव इंस्टीट्यूट 7 दिन का डेमो फ्री देता है। उसके बाद मैं बोलूंगा इसमें अगर आपको 7 दिन अच्छे लगे, इसमें अगर आपको 7 दिन अच्छे लगे तो आप अपनी जो क्लासेस है उनको कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज इस इंस्टीट्यूट को क्विट कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहां पे जो मैंने नीव इंस्टीट्यूट के लिए एक शब्द यूज करा ना, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सर्वनाम। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट। तो वैसे ही हमारा क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है? जो नाम की जगह लगता है उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं? ये जो संज्ञा का स्थान लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। बढ़िया से काम करेंगे इस चीज के ऊपर। और आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे मैं समझता हूं कि इतना जितना आपको बताया गया सर्वनाम के बारे में, आप उससे काफी अच्छे तरीके से बहुत कुछ समझ चुके होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण। जो किसी विशेषता के बारे में बात करें, जो कोई विशेषता की बात करें, विशेषता का उदाहरण दो जरा। कोई विशेषता का उदाहरण क्या हो सकता है? कोई बुद्धिमान है, मतलब किसी चीज की विशेषता के बारे में बात करी जा रही है तो उसको यहां पे क्या कहा जाता है? विशेषण उसको यहां पे कहा जाता है। क्लियर है टॉपिक? तो भैया ये था हमारा तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय की बात करें तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो यहां पे है। देखो यहां पे पहला एग्जांपल क्या है? छात्र प्लस आ। तो देखो यहां पे छात्र हमारा, हमने बस एक ही चीज चेक करनी है। जब भी हमें प्रत्ययों की बात पूछी जाए ना कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, उस टाइम आपने एक ही चीज के बारे में बात करनी है, एक ही चीज के बारे में काम करना है। देखना है कि ये क्रिया है या फिर कुछ और है। अगर क्रिया है तो वहां पे आपने डायरेक्ट लगा देना है कि भैया ये कृत प्रत्यय है। अगर नहीं है तो चुपचाप आपने तद्धित प्रत्यय लगा देना है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे चेक करने लगे संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। वैसे आप चेक कर सकते हो संज्ञा सर्वनाम विशेषण को भी अच्छे से। देखो यहां पे अगर छात्र की बात करें, छात्र भाई ये यहां पे ये क्या है? एक संज्ञा है। देव की बात करें, देव भी क्या है? एक संज्ञा की बात हो रही है। समझ रहे हो? मतलब ये क्या करे? ये किसी जाति का यहां पे क्या कर रहे हैं? बोध कर रहे हैं। ये जाति का यहां पे है ना, यहां पे
वर्णन कर रहे हैं। उसके मीठा, मीठा देखो एक होता है ना उसमें संज्ञा के बहुत सारे भेद हैं, संज्ञा के बहुत सारे प्रकार हैं। एक भाववाचक संज्ञा है, अपने भाव को किसी के प्रकार किसी के समक्ष रखना, तो मीठा भी क्या है? एक तरह से संज्ञा का नाम है, अपना, है ना? तो ये भी आपके पास क्या है? हम बात करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक तरह से आपका जितने भी इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे या जो आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? तद्धित प्रत्यय बन जाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब चलिएगा आगे आपके सामने कुछ शब्द है। अब आपने यहां पे देखना है कि भैया